आदाब नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की फ़लस्तीन का सबसे बड़ा तजारती हामी है या इसराइल का खामोश तजारती साथी। हकीकत क्या है? दुनिया भर में जब भी फ़लस्तीन का नाम आता है तो चंद ममालिक फौरी तौर पर जहन में आते हैं और इनमें तुर्की का नाम भी शामिल होता है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान कई बरसों से आलमी फोरम्स पर इसराइल की सख्त मुखालफत करते रहे हैं। गजा पर हमलों के दौरान इनकी तकरीर, फ़लस्तीनी अवाम के हक में बयानात और मगरबी ममालिक पर तनकीद ने इन्हें मुस्लिम दुनिया में एक नुमायां आवाज़ बना दिया। लेकिन इसी दौरान एक सवाल बार बार उठता है, अगर तुर्की वाकई फ़लस्तीन का सबसे बड़ा हमायती है तो फिर इसराइल के साथ तजारत क्यों हो रही है? क्या इसराइल तक पहुंचने वाला कुछ तेल तुर्की के रास्ते गुजरता है? और अगर ऐसा है तो क्या तुर्की चाहे तो ये रास्ता बंद कर सकता है? आज की वीडियो में हम किसी एक फरीक का मौक़िफ़ नहीं दोहराएंगे, बल्कि सरकारी आदाद व शुमार, बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स और तवानाई के निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आखिर में फ़ैसला आप खुद कर सकें। इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात पर एक मुख्तसर तारीख़। तुर्की 1949 में इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में शामिल था। इसके बाद कई दहाइयों तक दोनों ममालिक के सफारती, अस्करी और तजारती ताल्लुकात मुख्तलिफ अदवार में मजबूत भी रहे और कमज़ोर भी हुए। 2010 में मावी मरमरा वाक़े के बाद ताल्लुकात शदीद मुतासर हुए, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। सफारती कशीदगी के बावजूद तजारत मुख्तलिफ औकात में जारी रही। इससे एक अहम हकीकत सामने आती है कि सियासत और तजारत हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं चलते। कई ममालिक ऐसे हैं जो एक दूसरे पर सख्त तनकीद भी करते हैं और एक दूसरे के साथ तजारत भी जारी रखते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और इसके बाद गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों ने पूरी दुनिया की सियासत बदल दी। तुर्की ने इसराइल पर सख्त तनकीद की, गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया और फ़लस्तीनियों के हक में मुतअद्दिद आलमी बयानात दिए। बाद अज़ां 2024 में तुर्की ने ऐलान किया कि वो इसराइल के साथ बराह रास्त तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल कर रहा है। इस ऐलान को दुनिया भर में नुमायां कवरेज मिली, लेकिन इसके बाद भी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों, तहकीकी तंजीमों और जहाज़ रानी के डेटा का तज्जिया करने वालों ने यह सवाल उठाया कि क्या कुछ अशिया बिलवास्ता यानी तीसरे ममालिक के जरिए अब भी इसराइल तक पहुँच रही हैं। दूसरी जानिब तुर्की ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपने फैसलों पर अमल कर रहा है। यही वो मुकाम है जब हकीकत को जज्बात से अलग करके देखना ज़रूरी हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि तजारत के आदाद व शुमार क्या कहते हैं। जंग से पहले तुर्की और इसराइल के दरमियान सालाना तजारत कई अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। दोनों ममालिक के दरमियान लोहा, स्टील, केमिकल्स, मशीनरी, खुराक, टेक्सटाइल और दीगर सनती मसनूआत का तबादला होता था। 2024 में तुर्की की जानिब से तजारती पाबंदियों के ऐलान के बाद सरकारी सतह पर तजारत में नुमायां कमी देखी गई, लेकिन यह बहस जारी रही कि आया कुछ तजारती सरगर्मियाँ बिलावास्ता जारी हैं या नहीं। यहाँ एक अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। बराह रास्त तजारत और बिलावास्ता तजारत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर कोई सामान पहले किसी तीसरे मुल्क जाए और फिर वहाँ से इसराइल पहुँचे तो इसकी कानूनी और तजारती हैसियत बराह रास्त तजारत से मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए इस मौजू पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी मुख्तलिफ नताइज सामने आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या इसराइल का तेल तुर्की के रास्ते आता है? ये वो सवाल है जिसने सबसे ज़्यादा बहस को जन्म दिया है। दुनिया की तवानाई की मंडी में एक अहम पाइपलाइन मौजूद है जिसे बाको तबलेसी पाइपलाइन यानी BTC कहा जाता है। ये पाइपलाइन अज़रबैजान से खाम तेल को जॉर्जिया के रास्ते तुर्की की बहरा रोम पर वाक़े जायहान बंदरगाह तक पहुँचाती है। यहाँ से मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ अपनी खरीदारी के मुताबिक तेल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भेजती हैं। मुख्तलिफ तवानाई के तजियाकारों और शिपिंग डेटा के मुताबिक माजी में इसराइल की बाज़ ऑयल रिफाइनरियों ने भी जायान से होने वाले अज़रबैजानी खाम तेल की खेप वसूल की। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम कानूनी और तकनीकी सवाल पैदा होता है, क्या इसका मतलब ये है कि तुर्की बराह रास्त इसराइल को अपना तेल फ़रोख्त कर रहा है? इसका जवाब इतना सादा नहीं। ज़्यादातर सूरतों में ये तेल अज़रबैजान का होता है, तुर्की का नहीं। तुर्की बुनियादी तौर पर एक ट्रांजिट मुल्क का किरदार अदा करता है, जहाँ से पाइपलाइन और बंदरगाह के जरिए खाम तेल आलमी मंडी तक पहुँचता है। इसी वजह से अगला सवाल और भी अहम हो जाता है, अगर तुर्की इस रास्ते को बंद करना चाहे तो क्या वो अकेले ऐसा कर सकता है, या फिर बैनुल-अक़वामी मायदे, अज़रबैजान के तजारती हुकूक, निजी कंपनियों के मायदे और आलमी तवानाई की मंडी इस फैसले को पेचीदा बना देते हैं। नाज़रीन, अब हम इस सवाल तक पहुँच चुके हैं जो गुज़श्ता कई महीनों से सोशल मीडिया, TV, मबाइसों और बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियों को मरकज़ बना हुआ है। अगर तुर्की वाकई इसराइल पर दबाव डालना चाहे तो क्या वो इसराइल तक पहुंचने वाले तेल की सप्लाई रोक सकता है?
اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ تیل کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ باکو سے جیان تک تقریباً 1768 کلومیٹر کا سفر آذربائیجان اور بحیرہ کیسپین کے کنارے واقع ایک اہم تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ وہاں کے آذری، چراغ، گونچلی، ACG آئل فیلڈ سے نکلنے والے خام تیل دنیا کے بڑے منصوبوں میں ایک باکو تبلیسی جیان BTC پائپ لائن کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ پائپ لائن تقریباً 1768 کلومیٹر طویل ہے۔ تقریباً 443 کلومیٹر آذربائیجان میں اور 249 کلومیٹر جارجیا میں ہے، اور تقریباً 1076 کلومیٹر ترکی کے اندر واقع ہے۔ یہ پائپ لائن روزانہ تقریباً 10 لاکھ بیرل خام تیل منتقل کرنے کی گنجائش رکھتی ہے، اگرچہ اصل ترسیل وقت اور پیداوار کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ جیان بندرگاہ کیوں اہم ہے؟ ترکی کے جنوبی ساحل پر واقع جیان صرف ایک بندرگاہ نہیں بلکہ عالمی توانائی کی تجارت کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں پہنچنے والا خام تیل مختلف بین الاقوامی کمپنیوں کو فروخت کیا جاتا ہے اور پھر آئل ٹینکرز کے ذریعے یورپ، ایشیا اور دیگر خطوں تک روانہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، مختلف ادوار میں اسرائیل کی اشکلون بندرگاہ اور وہاں کی ریفائنریوں نے بھی جیان سے روزانہ ہونے والی آذربائیجانی خام تیل کی کھیپ وصول کی۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اسرائیل اس راستے سے تیل حاصل کرتا ہے تو پھر ترکی کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ تیل ترکی کا ہے؟ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ خام تیل عموماً ترکی کا نہیں بلکہ آذربائیجان کا ہوتا ہے۔ ترکی بنیادی طور پر ایک ٹرانزٹ اسٹیٹ ہے، یعنی وہ راستہ فراہم کرتا ہے، جبکہ تیل کی ملکیت پیدا کرنے والے ملک یا خریدنے والے کمپنیوں کے پاس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیان سے روانہ ہونے والا ہر ٹینکر ترکی کی ملکیت کا تیل نہیں لے جا رہا ہوتا۔ کیا اردوان ایک حکم سے تیل سپلائی روک سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر صرف سیاسی نعرے دیکھے جائیں تو جواب آسان لگتا ہے، لیکن عملی دنیا اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ پائپ لائن بین الاقوامی معاہدوں، سرمایہ کاری، BTC کے معاہدوں اور مختلف ممالک کے مفادات کے تحت چلتی ہے۔ اس منصوبے میں صرف ترکی ہی نہیں بلکہ آذربائیجان، جارجیا، بین الاقوامی توانائی کمپنیاں اور مالیاتی ادارے بھی شامل ہیں۔ اگر ترکی یک طرفہ طور پر پائپ لائن یا بندرگاہ کو بند کرتا ہے تو اسے ممکنہ طور پر بین الاقوامی قانونی تنازعات اور اربوں ڈالر ہرجانے کے دعووں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی اور آذربائیجان جیسے قریبی اتحادی کے ساتھ تعلقات میں پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی معاملہ صرف ایک سیاسی تقریر کا نہیں بلکہ عالمی معاہدوں، توانائی کی منڈی اور معاشی مفادات کا بھی ہے۔ لیکن اگر ترکی پھر بھی راستہ بند کر دے تو فرض کریں اگر کسی بھی وجہ سے جیان کے ذریعے اسرائیل تک تیل کی ترسیل مکمل طور پر رک جائے تو کیا اسرائیل کی معیشت فوراً مفلوج ہو جائے گی؟ اس کا جواب بھی مکمل طور پر ہاں یا نہیں میں نہیں دیا جا سکتا۔ اسرائیل عالمی منڈی سے مختلف ذرائع سے تیل خریداری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مثلاً قزاقستان، برازیل، امریکہ، مغربی افریقہ کے بعض ممالک اور دیگر عالمی سپلائرز۔ یعنی اگر ایک راستہ بند بھی ہو جائے تو متبادل ذرائع موجود رہتے ہیں، اگرچہ ان کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے، ترسیل میں وقت لگ سکتا ہے اور سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے۔ پھر اسرائیل کے لیے اصل نقصان کیا ہوگا؟ اگر جہان کا راستہ مستقل بند ہو جائے تو اسرائیل کو ممکنہ طور پر خام تیل مہنگے داموں خریدنا پڑ سکتا ہے، شپنگ لاگت بڑھ سکتی ہے، سپلائی چین میں تاخیر آ سکتی ہے، ریفائنریوں کو نئے سپلائرز کے مطابق انتظام کرنا پڑ سکتا ہے، توانائی کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے جس کے اثرات صنعت اور معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف ایک راستہ بند ہونے سے اسرائیل فوری طور پر تیل سے محروم ہو جائے گا، دستیاب شواہد کی بنیاد پر یہ درست نتیجہ نہیں ہوگا۔ سب سے اہم سوال، اگر ترکی کے لیے قانونی، معاشی اور سفارتی قیمت اتنی زیادہ ہے تو پھر اردوان کی سخت تقاریر اور عملی اقدامات کے درمیان فرق کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ داخلی سیاست ہے یا یہ عالمی سفارتکاری کی مجبوری ہے؟ کیا نیٹو کی رکنیت، علاقائی طاقت کا کردار اور اقتصادی مفادات ترکی کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا پھر حقیقت ان تمام عوامل کا مجموعہ ہے؟ ناظرین، اب تک ہم نے دیکھا کہ ترکی فلسطین کی حمایت میں دنیا کے بلند ترین سفارتی موقف اختیار کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اسرائیل تک پہنچنے والے بعض خام تیل کے راستوں میں ترکی کی جغرافیائی حیثیت اہم رہی ہے، لیکن معاملہ صرف ایک بٹن دبانے سے سپلائی روک دینے جتنا سادہ نہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا اردوان واقعی دورہ معیار رکھتے ہیں یا ترکی کی خارجہ پالیسی قومی مفادات اور سیاسی بیانات کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے؟ ہر ریاست کا پہلا اصول قومی مفاد۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین ایک اصول پر تقریباً متفق ہیں،
रियासतें जज्बात से ज़्यादा अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर फैसले करती हैं। अमेरिका, चीन, रूस, भारत, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, मिस्र, टर्की सब अपने सफारती फैसलों में कौमी मफादात, मईशत, सलामती और इलाकाई असर रसूख को अहमियत देते हैं। इसी तनाज़ुर में तुर्की को भी देखना ज़रूरी है। एर्दोगान की मुश्किल, तुर्की एक मुनफरिद पोजीशन रखता है। वो नेटो का रुकन है, यूरोप और एशिया के दरमियान पुल की हैसियत रखता है, तवानाई की आलमी गुज़रगाह बनना चाहता है। आज़रबाईजान इसका करीबी इत्तेहादी है, मशरक़ वस्ती में अपना असर रसूख बरकरार रखना चाहता है और साथ ही मुस्लिम दुनिया में फ़लस्तीन के एक मजबूत हामी के तौर पर भी अपनी शनाख्त कायम रखना चाहता है। नाज़रीन, ये तमाम अहदाफ हमेशा से एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। नाक़दीन क्या कहते हैं? तुर्की के नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि अगर अन्कारा इसराइल पर हकीकी दबाव डालना चाहता तो वो तवानाई और तजारत के तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर देता। इनके मुताबिक सख्त तकरीर काफ़ी नहीं होती, असल इम्तिहानी अमल इक़दामात होते हैं। इसी बुनियाद पर बाज़ हल्के एर्दोगान पर दोहरे मेयार का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस हवाले से तुर्की का जवाब क्या है। दूसरी तरफ तुर्क हुकूमत कहती है कि इसने इसराइल के खिलाफ सख्त सफारती मौक़िफ़ अपनाया, गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया, इंसानी इमदाद भेजी, 2024 में इसराइल के साथ बराह रास्त तजारत मुअत्तल करने का ऐलान किया और बैन अल-अक़वामी अदालतों में फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की हमायत की। तुर्की का यह भी कहना है कि आज़रबाईजान के तेल और बैन अल-अक़वामी तजारती माहिदों को सादा सियासी नारे की बुनियाद पर नहीं देखा जा सकता। अगर वाकई तमाम रास्ते बंद हो जाएं, ये एक फ़र्जी मगर अहम सवाल है। अगर तुर्की हर किस्म की मुमकिना तरसील रोकने की कोशिश करे तो इसराइल पर मुमकिना असरात क्या पड़ेंगे? खाम तेल की लागत बढ़ सकती है, सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है, मुतबदल ज़राए से दरामदात ज़्यादा महंगी हो सकती हैं। तुर्की पर मुमकिना असरात, बैन अल-अक़वामी कानूनी तनाज़ात, सरमायाकारों के एतमाद में कमी, आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी, तवानाई के आलमी मरकज़ बनने की हिकमत अमली को नुकसान, इलाकाई असरात, आलमी मंडी में कीमतों पर दबाव, मशरक़ वस्ती में सफारती तनाव में इजाफा, यूरोप की तवानाई की मनसूबाबंदी पर भी असरात। यानी ऐसा फैसला सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि कई ममालिक और आलमी तवानाई के निज़ाम को मुतासर कर सकता है। असल सबक क्या है? ये पूरी बहस हमें एक अहम हकीकत सिखाती है। बैन अल-अक़वामी सियासत में बयानात, सफारतकारी, तिजारत, मईशत और सलामती अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। किसी भी हुकूमत को सिर्फ इसकी तकरीर से नहीं बल्कि इसके अमली इक़दामात, कानूनी जिम्मेदारियों और कौमी मफादात के मजमूए की रोशनी में परखना चाहिए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि जज्बात से हटकर सिर्फ हक़ाइक़ की बुनियाद पर एक मुश्किल सवाल का जायज़ा लिया जाए। क्या तुर्की फ़लस्तीन का मजबूत हामी है? बिलाशुबा इसने कई मौक़े पर खुलकर हमायत की। क्या इसराइल के साथ इसके तजारती और तवानाई से मुतल्लिक पेचीदा रवाबित रहे हैं? जी हाँ, मुख्तलिफ अदवार में ऐसे रवाबित मौजूद रहे हैं, अगरचे इनकी नौइयत हजम वक्त के साथ बदलते रहे। क्या तुर्की अकेले एक हुक्म से इसराइल की तमाम तेल की सप्लाई बंद कर सकता है? दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक मामला इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि इसमें बैन अल-अक़वामी माहिदे, आज़रबाईजान के हुकूक, निजी कंपनियां और आलमी तवानाई की मंडी शामिल हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप समझते हैं कि एर्दोगान की पॉलिसी उसूलों और कौमी मफादात के दरमियान तवाज़न कायम करने की कोशिश है, या आपके ख्याल में इनकी तकारीर और अमली इक़दामात में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है? अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, लेकिन मुहज़्ज़ब अंदाज में और हक़ाइक़ की बुनियाद पर। अगर आपको हमारी ये तहकीक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगली वीडियो इससे इंतहाई इंटरेस्टिंग मौजू पे हम लेके आने वाले हैं। शुक्रिया।